हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल। हम यहाँ एनसीईआरटी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। इसकी एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं, अब ये अगला उसका पार्ट है। आप लोग अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठे इसे पढ़ने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ tissues are not present in the constituent cells but arise or result in interaction among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organelles are not present in molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle. इस पैराग्राफ का जो मीनिंग है वो एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे एग्जांपल लिया, जैसे हमने सेल लिए, तो जो सेल्स होती हैं वो जब आपस में मिलकर काम कर रही होती हैं, फंक्शन कर रही होती हैं, तो उससे सेल्स के फंक्शन से हमारा जो टिश्यू होता है उसका फंक्शन निकल के आता है। अब जो टिश्यू हैं वो जब आपस में मिलते हैं, वो मिलकर एक फंक्शन करते हैं, उससे ऑर्गन का फंक्शन निकल के आता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जब काम करते हैं तो उससे ऑर्गन सिस्टम का काम निकल के आता है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, यानी कि एक लेटर बनती हुई चली जाती है। यानी पहले सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। These interactions result in emerged properties at a higher level of organization. The phenomena is true in hierarchy of organization complexity at all levels. यहाँ बताया गया हायरार्की का मतलब क्या है, लेडर बनाते हुए चले गए, यानी कि सेल से टिश्यूज़, टिश्यूज़ से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एक ये सीढ़ी बनती हुई चलेगी, उसे हम हायरार्की कहेंगे। Therefore we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating intact system capable of responding to external stimuli. Biology is the story of life on earth. Biology is the story of evolution of living organism on earth. All living organisms present, past and future are linked to one another by the sharing of common genetic material but to varying degrees. यहाँ पे बताया गया है कि हमें जो एवोल्यूशन की जो प्रोसेस चली है, तो उसमें आज जो हम हैं वो अपने पुराने एंसेस्टर के जेनेटिक मटेरियल से अभी भी हम मैच करते हैं। चाहे सब मटेरियल मैच करें, बट जेनेटिक मटेरियल हमारा मैच होता है हमारे एंसेस्टर से, जहाँ से हम इवॉल्व होकर बने हैं। और जो बायोलॉजी है वो इवोल्यूशन की एक कहानी है, पूरी एक स्टोरी है इवोल्यूशन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुए या फिर लाइफ किस तरीके से बनी अर्थ पर, उसकी एक स्टोरी हो सकती है। उसकी स्टोरी है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. ठीक है, there are also survival organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. इसमें बताया गया है कि हम अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं। कुछ तो हमें दिखाई देते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारे पेट्स होते हैं, उन्हें ये तो हमें ये भी वैरायटी है, पर ये हमें दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमें नहीं भी दिखाई देते, फिर भी वेरिंग डिग्री में वो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज and variety of organism that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organism in it. Each different kind of plants, animals and organisms that you see represent a species. ठीक है, तो अगर हमें डेंस फॉरेस्ट में अगर हम विज़िट करने चले जाएँ, डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल में विज़िट करने चले जाएँ, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी देखने के लिए। अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म, ये हमें देखने को मिलेंगे। फंजाई मिलेंगे हमें वहाँ, एल्गी मिलेंगे देखने के लिए। तो अगर हम डेंस फॉरेस्ट में चले जाएंगे तो और भी ज़्यादा हमें वैरायटीज़ देखने को मिल जाएंगी वहाँ पे। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 से 1.2 मिलियन. दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. वी शुड रिमेंबर हियर that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. यहाँ पे ये बताया गया, ये हम इसको डिस्क्राइब किया गया है, इसको जान पाएँ। अब तक हम 1.7 से 1.8 मिलियन तक अभी हम वैरायटी को जान पाए हैं, इतना हम डिस्क्राइब कर पाए हैं, और इसी हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि अलग अलग तरह की वैरायटी है हमारे अर्थ पे, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं।
As stated earlier, there are millions of plants and animals in world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place even within a country. जो मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें उनके अपने अपने नाम हैं. प्लेस टू प्लेस वो चेंज होते हैं, कंट्री टू कंट्री चेंज होते हैं, लोकल एरियाज़ के अपने अलग नाम होते हैं जो कि लगातार चेंज होते रहते हैं. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer organism we are talking about. अच्छा, ऐसा हुआ, पता चला कि हम एक ही ऑर्गेनिज्म या प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, पर उसके नाम अलग अलग हैं. हमारे एरियाज़ में उसे कुछ और बोला जाता है और आपके एरिया में उसे कुछ और बोला जाता है. तो हम बोल एक ही चीज़ को रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है. हम एक ही चीज़ के लिए बोल रहे हैं लेकिन हम अलग अलग नाम उसके बोल रहे हैं. Hence, there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. The process called the nomenclature. अब हम एक ऐसा नेम रख दें कि हमें बहस ना हो, है, हम कन्फ्यूज़न में ना आए कि एक ही प्लांट या एनिमल का हम नाम ले रहे हैं लेकिन वो अलग अलग है. तो एक ऐसा नाम रख दें जो ऑल ओवर कंट्री में सभी जगह जाना जाए, जिस नाम से उसे सब लोग जाने और वो नाम चेंज भी ना हो प्लेस टू प्लेस. उसे हम नॉमेनक्लेचर कहेंगे. नॉमेनक्लेचर मतलब किसी का नाम रखना, नॉमेनक्लेचर में आ गया. ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज टू अटैच. किसी का नाम रखने के लिए हमें उसे जानना जरूरी है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे हम, तभी ये पॉसिबल है कि हम उसका नाम रख सकें. तो उसे अच्छे से डिस्क्राइब अगर हम करते हैं उसके बाद उसका नाम रखते हैं तो उसको डिस्क्राइब जो कर रहे हैं ना, उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं. तो पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे, तभी उसका हम नाम रख पाएंगे. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड ट्रेड्यूस टू असाइन टू साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN. ये बहुत ज़रूरी है, इसको हाईलाइट कर लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे. इसकी फुल फॉर्म आती है एग्जाम में ICBN की, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. अब यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि किसके प्रिंसिपल के बेसिस पे हम प्लांट्स का जो साइंटिफिक नेम रखेंगे, तो हम ICBN के बेसिस पे इसको रखेंगे. उसके जो क्राइटेरिया हैं, उसके जो प्रिंसिपल हैं, उनके ही बेस पे हम प्लांट्स का नाम रखेंगे, साइंटिफिक नेम रखेंगे. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम. एनिमल टैक्सोनॉमी हैव evolved. इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN. अब जो एनिमल्स का नाम रखा जाएगा वो किसके बेसिस और क्राइटेरिया पे रखा जाएगा, वो रखा जाएगा ICZN के, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे रखा जाएगा. द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. अच्छा, जो साइंटिफिक नेम हमें रखा है वो इससे ये बात इंश्योर होगी कि हम कहीं भी चले जाएँ, होल वर्ल्ड में चले जाएँ, हमें उस ऑर्गेनिज्म का अगर साइंटिफिक नेम उठा के देखते हैं तो एक ही नाम निकलेगा, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं होगा वो. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organism. Each name has two components, the जेनेरिक नेम एंड द इफिशियस नेम. ये दोनों चीज़ जो हुई, स्पेसिफिक इपिथेट्स एंड जो जेनेरिक नेम है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. यानी जब हम साइंटिफिक नेम रखेंगे, अब कैसे रखेंगे, तो साइंटिफिक नेम को हमने 2 कंपोनेंट में बांट दिया है. पहला हमारा जेनेरिक नेम हो गया और दूसरा हमारा स्पीसीज इपिथेट हो गया. ठीक है, दो पार्ट में हमने इसे बांट दिया. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड द बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर. बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर इसे क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट हो गए. 2 कंपोनेंट में हमने इसे डिवाइड किया, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक इपिथेट्स में. दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरलस लीनियस इज बीन प्रैक्टिसाइड बाय biologists all over the world. The naming system using a 2-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way. इसमें ये बताया गया कि जो बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर कर तो रहे हैं, वो किसने दिया, वो किसने प्रपोज किया है, वो दिया है कैरलस लीनियस के थ्रू दिया गया था. उन्होंने दिया है ये कैरलस लीनियस ने, उन्होंने 2 पार्ट में दिया था, 2 कंपोनेंट बना दिए थे इसके. एक तो जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक इपिथेट, इसीलिए इसको बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर कहा गया. इसमें एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंगो का लिया गया है.
providing a scientific name better. The scientific name of mango is written as a Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while the indica is a particular species or a species epithet. Other universal rules of nomenclature are also followed. मैंजीफेरा इंडिका यानी मैंगो का ये साइंटिफिक नेम हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है इसे समझाने के लिए। मैंजीफेरा जहाँ जेनेरिक नेम को शो कर रहा है, वहीं इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट को शो कर रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे। इसके कुछ रूल दिए, उन्हें भी देखते हैं। पहला रूल है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। दे आर लैंटिसाइज और डेराइव फ्रॉम द लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ दियर ऑरिजिन। अच्छा, लैटिन का एक फ़ायदा ये भी कि लैटिन एक डेड लैंग्वेज होती है, ज़्यादा कहीं मिलती ही नहीं है, वो यूज़ ही नहीं होती है, तो लैटिन में ही हम नाम रखते हैं इसका। तो लैटिन में इसका नाम रखा जाएगा और इटैलिक में लिखा जाएगा। क्या? साइंटिफिक नेम इटैलिक में लिखा जाएगा। सेकंड है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। तो जो पहला वर्ड है वो तो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये बताया गया है यहाँ पे। थर्ड पार्ट है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो दोनों नाम हैं, यानी कि जो जेनेरिक नेम और स्पीसीज़ का नेम, ये दोनों ही जो नाम रखे जाएंगे, तो अगर हम उन्हें हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करने पड़ेंगे। यानी जेनेरिक नेम को हम अलग अंडरलाइन करेंगे जीनस को, और दूसरा जो स्पीसीज़ है उसको हम अलग अंडरलाइन करेंगे जब हैंड से लिखेंगे तब। अगर हम कंप्यूटर वगैरह पे, लैपटॉप पे उसे लिख रहे हैं तब तो इटैलिक कर देंगे, लेकिन अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो कितना भी इटैलिक लिखें, हमें उसे अंडरलाइन करना है, ज़रूरी है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. जो पहला वर्ड है वो डिनोट कर रहा है जीनस को, स्टार्टिंग में उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी कि मैंजीफेरा का एम जो है वो कैपिटल में लिखना है। फिर स्पीसीज़ है यानी उसके इंडिका का जो आई है उसे हमें स्मॉल में लिखना है। ये रूल हमें याद रखने हैं। नेम ऑफ ऑथर appear after the specific epithet at the end of the biological name and is written in an abbreviate from Mangifera indica Linn and indicate that the species was first described by Linnaeus. जो अब हमने मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा हमने, तो लिन का मतलब ये हुआ कि लीनियस ने इसको पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था। तो जो साइंटिस्ट है उसका नाम पीछे लिखा जाएगा, पर पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा, ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। और लिन का मतलब देखते ही समझ जाएं कि ये पहली बार जो डिस्क्राइब किसने किया था, लीनियस ने से पहली बार डिस्क्राइब किया था। अच्छा, आगे का जो पार्ट है वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।